subscribe and share Nalanda Education. Education brings real empowerment. It is the most powerful tool to change the world. Education is power. Education is light of life. Study with Nalanda Education. हेलो गाइस, कैसे हैं आप बच्चों? मैं के चौहान नालंदा एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सो बच्चों, हम बात कर रहे थे हिस्ट्री के बारे में, और हिस्ट्री में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में शुरुआत की थी गुप्त काल के बारे में। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी, और नहीं देखी तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो देखिए बच्चों, गुप्त काल के बारे में मैंने कुछ बात की थी और कुछ शासकों के बारे में बात की थी। तो मेनली शासकों में जो मैंने आपसे चर्चा कर चुका था, ठीक है, इसमें एक तो हमने बात की थी श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में। भाई इनके बारे में पता तो चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इतनी हमने चर्चा की थी। और इसके बाद में जो हमें आज बात करनी है वो बात करनी है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो गद्दी पर बैठे, ठीक है, उसमें कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो आज हमें बात करनी है कुमारगुप्त के बारे में। ये हो चुकी है चर्चा इन पर, और आज हमें बात करनी है कुमारगुप्त, और बाकी फिर हम बात करेंगे गुप्त काल की व्यवस्था के बारे में। तो बच्चों, अगर बात की जाए कुमारगुप्त के बारे में तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, मैं आपसे बता दूं, मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे, उन्होंने वैवाहिक संबंधों के आधार पर भी अपने राज्य को मजबूत करने की कोशिश की। एक तो मैंने बताया था कि विशाखदत्त की जो देवी चंद्रगुप्तम है, उससे पता चलता है कि इनके बड़े भाई थे, इनका नाम था रामगुप्त, और रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, और बाद में ध्रुव देवी के साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विवाह कर लिया था। और उसके अलावा एक विवाह किया था इन्होंने नागवंश की कुबेर नागा के साथ। तो ध्रुव देवी का ही पुत्र था कुमारगुप्त। तो ध्यान देखिएगा कि कुमारगुप्त जो था वो ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। ये जो कुमारगुप्त है, इसके अनेक नाम मिलते हैं, जैसे महेंद्र, श्री महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र, महेंद्रादित्य। देखिए बच्चों कि कुमारगुप्त के बारे में एक विशेष बात यह है कि गुप्त काल में जितने भी हमें अभिलेख मिले हैं, उन सभी अभिलेखों में सबसे ज़्यादा अभिलेख जो थे वो कुमारगुप्त के हमें मिलते हैं, सबसे ज़्यादा अभिलेख। और कुमारगुप्त के अभिलेखों की संख्या लगभग 18 है, लगभग 18 अभिलेख हैं, और लगभग 3 ताम्रपत्र लेख भी मिले हैं। ताम्रपत्र लेख का मतलब आप समझते होंगे, ये मेनली जो तांबे की एक पेपरनुमा संरचना होती थी, उस पर लेख लिखवाए जाते थे। प्रमुख अभिलेख है, कुछ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रमुख अभिलेख के बारे में मैं बात करूं, एक प्रमुख अभिलेख है जो है बिलसड अभिलेख, ठीक है। ये बिलसड अभिलेख जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट से मिला है, उत्तर प्रदेश के एटा से। बिलसड अभिलेख इंपॉर्टेंट अभिलेख है, और मैं आपसे बता दूं, ये जो बिलसड अभिलेख है, इस अभिलेख में चर्चा की गई है गुप्त वंशावली की चर्चा यहाँ पर मिलती है देखने के लिए। अर्थात जो गुप्त काल के शासक रहे हैं उनकी जानकारी हमें बिलसड अभिलेख से मिलती है, जो यूपी के एटा डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से एक अभिलेख और है कर्मदंडा अभिलेख। ये कर्मदंडा अभिलेख मिला है फैजाबाद से। ऐसे ही एक अभिलेख मानकुवर अभिलेख ये प्राप्त हुआ है इलाहाबाद से। इसी प्रकार से एक है तुमैन अभिलेख, और ये तुमैन अभिलेख प्राप्त हुआ है ग्वालियर से। आज गुप्त काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं 2 वीडियो और लेकर के आऊँगा जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी।
मिडविल जो है वो आपका अभिषेक सर करा रहे हैं, और मैं मॉडर्न शुरू करूंगा और ज्योग्राफी शुरू करूंगा, और बायोलॉजी भी 1-2 लेक्चर में समाप्त होने वाली है। फिर मैं 2 नए सब्जेक्ट शुरू करूंगा, एक मॉडर्न हिस्ट्री और एक आपका ज्योग्राफी। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 अभिलेख, बिलसट अभिलेख, क्रमदंडा अभिलेख, मानकुबर अभिलेख और तुमैन अभिलेख, ये चारों वो प्रमुख अभिलेख हैं जो कुमारगुप्त से जुड़े हुए हैं। मैं बता चुका हूँ कुमारगुप्त के कुल अभिलेख 18 हैं। इसके अलावा कुछ ताम्रपत्र लेख भी मिले हैं, 3 हैं ताम्रपत्र लेख, और ये जो मिले हैं ये मिले हैं बंगाल क्षेत्र से। जो बंगाल क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, वहाँ से मिले हैं, और इन तीनों का नाम भी ध्यान रखिएगा। एक है धनदेह ताम्रपत्र लेख, धनदेह ताम्रपत्र लेख, ये एग्जाम में आ सकता है कि भाई ये वाला ताम्रपत्र लेख किसका है। एक है वैग्राम ताम्रपत्र लेख, और एक है दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 ताम्रपत्र लेख हैं। एक है धनदेह ताम्रपत्र लेख, वैग्राम ताम्रपत्र लेख और दामोदर ताम्रपत्र लेख। ये 3 ताम्रपत्र लेख हैं, और बाकी के जो अभिलेख हैं उनमें से 4 प्रमुख अभिलेख हैं, बिलसट अभिलेख, क्रमदंडा अभिलेख, मानकुबर अभिलेख और तुमैन अभिलेख। ये अभिलेख जो है किसके हैं, आपके कुमारगुप्त के हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है कि भाई ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है और कहाँ से नहीं प्राप्त हुआ है। देखिए, कुमारगुप्त के बारे में अगर और चर्चा की जाए तो मैं आपसे बता दूं कि कहा यह जाता है कि कुमारगुप्त के समय आक्रमण हुआ था पुष्यमित्र जाति का। पुष्यमित्र जाति जिसका उल्लेख मिलता है हमें भीतरी स्तंभ लेख में। एक्चुअली जो भीतरी स्तंभ लेख है वो है स्कंदगुप्त का। मैं आपसे बता दूं कुमारगुप्त का जो पुत्र था उसका नाम था स्कंदगुप्त। अभी चर्चा हम करेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त का ही एक अभिलेख है जिसका नाम है भीतरी स्तंभ लेख। स्टार लगा दीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये एग्जाम में पूछा जाता है। भीतरी स्तंभ लेख, स्टार लगा दीजिएगा। कहा यह जाता है कि कुमारगुप्त के समय भारत के पश्चिमी क्षेत्र से आक्रमण हुआ था, और ये आक्रमण था आपका पुष्यमित्र जाति का। पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ था, पुष्यमित्र जाति का। और कहते हैं इस आक्रमण को विफल करने के लिए कुमारगुप्त ने भेजा था स्कंदगुप्त को, और स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र जाति के इस आक्रमण को विफल भी कर दिया था, अर्थात स्कंदगुप्त को सफलता मिली थी। तो ये जो पूरी की पूरी सफलता का वर्णन है, इस जो अभियान का वर्णन है, स्कंदगुप्त के इस अभियान का वर्णन, ये है भीतरी स्तंभ लेख में। और ध्यान रखिएगा, भीतरी स्तंभ लेख यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त होता है। ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से मिला है भीतरी स्तंभ लेख, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए बच्चों, कुमारगुप्त के बारे में एक चीज़ और भी है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि कुमारगुप्त ने एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, और उस विश्वविद्यालय का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में आपको बता दूं शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है इस टाइम पीरियड में, और इसी नाम को देखते हुए भी हमने भी अपनी कोचिंग का नाम, अपने चैनल का नाम नालंदा से लिखा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जोड़ते हुए आधुनिक समय में। तो ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण करवाया गया था, ये कराया गया था कुमारगुप्त के द्वारा। एक चीज़ और मैं आपसे बता दूं कि आगे चल कर के हर्ष के समय, आगे हर्ष का काल आएगा, अभी पढ़ाऊंगा इस गुप्त काल के बाद में वर्धन वंश भी आया। तो वहाँ पर एक शासक हुए हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री भारत आए थे जिनका नाम था हुएनसांग। शायद यहाँ आपने नाम सुना होगा हुएनसांग। तो हुएनसांग ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम था सीयू की। उस पुस्तक में उन्होंने एक नाम प्रयोग में लेकर के आए हैं, और वो नाम था सक्रादित्य। सक्रादित्य। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो सक्रादित्य नाम है, ये सक्रादित्य नाम किसके लिए प्रयोग किया गया है? कुमारगुप्त के लिए। हालांकि एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ ये है कि हुएनसांग ने वर्णन किया है कि सक्रादित्य नामक शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिया था। तो कुछ इतिहासकार ने तो कहा ये सक्रादित्य नाम जो है ये कुमारगुप्त का ही है, और कुमारगुप्त ने ही चूंकि नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। लेकिन स्कंदगुप्त ने भी नालंदा विश्वविद्यालय में एक संघराम की स्थापना करवाई थी, एक संघराम बनवाया था, एक भवन बनवाया था, जो बौद्ध भिक्षु वगैरह होते थे उनके रुकने के लिए, जो बाहर से आते थे उनके आराम करने के लिए, रहने के लिए। तो कहा यह भी जाता है कि भाई ये सक्रादित्य नाम जो है ये स्कंदगुप्त का भी हो सकता है। फिर भी ज्यादातर ने सक्रादित्य नाम की जो पक्ष लिया है वो लिया है कि ये नाम किसका था? आपका कुमारगुप्त का था। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण है कुमारगुप्त के द्वारा जारी किए गए सिक्के, वो भी काफी महत्वपूर्ण है।
देखिए मैं आपको बता दूं कि गुप्तों ने बड़े पैमाने पर सिक्के चलाए हैं। सबसे पहले अगर गुप्तों में बात की जाए कि भैया स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे गुप्तों में सबसे पहले, तो वो तो चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। लेकिन चांदी के सिक्के सबसे पहले चलाए गए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करें कुमारगुप्त के बारे में, तो कुमारगुप्त ने जो सिक्के चलाए हैं ये रजत अर्थात चांदी के सिक्के भी चलाए और साथ साथ तांबे के सिक्के भी चलाए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कुमारगुप्त के सिक्कों पर हमें चित्रांकन मिलता है वो चित्रांकन मिलता है मयूर चित्रांकन, मयूर का चित्रांकन मिलता है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि मयूर के चित्रांकन वाले सिक्के किसने चलाए थे, तो मयूर के चित्रांकन वाले सिक्के चलाए थे कुमारगुप्त ने। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। कुमारगुप्त का जो टाइम पीरियड रहा, देखिए इन सब के टाइम पीरियड मैं आपको बता ही चुका हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ कि चंद्रगुप्त प्रथम से शुरुआत हुई थी 319 एडी में और 319 एडी से लेकर के लगभग 335 एडी तक ये सत्ता में रहे। 335 से लेकर के 375 तक समुद्रगुप्त गद्दी पर रहा। 375 से लेकर के 415 तक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सत्ता में रहे। और कुमारगुप्त की बात की जाए तो ये 415 से लेकर के मतलब ये इस टाइम पीरियड से लेकर के और आगे का जो टाइम पीरियड रहा है 467 तक का, वो दोनों टाइम पीरियड कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के रहे हैं। 415 से लेकर 467 एडी तक का इस समय तक जो शासन किया है वो किया है आपका कुमारगुप्त ने और स्कंदगुप्त ने। 415 से 45 तक कुमारगुप्त ने और 45 से 67 तक स्कंदगुप्त ने। तो बच्चों हुआ क्या कि कुमारगुप्त के बाद जो गद्दी पर बैठे वो इनके पुत्र बैठे और पुत्र का नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, तो कुछ बात हमें करनी है स्कंदगुप्त के बारे में, देख लेते हैं स्कंदगुप्त को भी। बात करनी है स्कंदगुप्त के बारे में। देखिए बच्चे स्कंदगुप्त के बारे में बात की जाए तो ध्यान रखिएगा स्कंदगुप्त किसका पुत्र था, कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त के समय एक बड़ी बात यह रही कि स्कंदगुप्त के समय आक्रमण होता है हूणों का। ध्यान रखिएगा हूणों का आक्रमण जो हुआ है वो स्कंदगुप्त के समय ही हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ था, स्कंदगुप्त के समय हुआ था। मैं आपसे बता दूं कि ये हूण जो थे ये मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, ठीक है। बर्बर का मतलब होता है जो किसी से मारने में लड़ाई करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। तो ये मध्य एशिया से इनका आक्रमण हुआ था हूणों का। और ये भी ध्यान रखिए कि हूणों का जो पहला आक्रमण हुआ था वो खुसनवाज के नेतृत्व में हुआ था। खुसनवाज के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा आक्रमण तोड़माड़ के नेतृत्व में हुआ था। तोड़माड़ के नेतृत्व में हुआ था, तोड़माड़ के नेतृत्व में। और इसके बाद जो तीसरा आक्रमण हुआ था वो महिरकुल के नेतृत्व में हुआ था। महिरकुल के नेतृत्व में हुआ था। और कहते हैं कि इस महिरकुल के समय ही ये हूण जो थे ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में मेनली पंजाब के सियालकोट वाले क्षेत्र में आकर के रहने लगे थे हूण लोग जो थे। तो देखिए जो पहला आक्रमण हुआ था हूणों का खुसनवाज के नेतृत्व में, तो कहते हैं कि इस आक्रमण को जो विफल किया गया था वो स्कंदगुप्त के द्वारा ही किया गया था। और इस चीज का वर्णन हमें भीतरी स्तंभ लेख में भी मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख जो स्कंदगुप्त का है, भीतरी स्तंभ लेख में भी मिलता है। और साथ ही साथ स्कंदगुप्त का ही एक लेख और है और वो है जूनागढ़ अभिलेख। शायद आपने सुना होगा जूनागढ़ अभिलेख, मैंने बताया था जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का भी है, स्कंदगुप्त का भी। इनके बारे में आगे भी मैं चर्चा करूंगा। तो भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है स्कंदगुप्त की सफलताओं का। देखिए स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र जाति को भी विफल किया, उनके आक्रमण को भी विफल किया, लेकिन वो किया था कुमारगुप्त के समय। लेकिन जब स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठता है तो स्कंदगुप्त ने पराजित किया हूणों को। इसके समय हूणों का आक्रमण हुआ था और ये हूणों का आक्रमण जो इसके समय हुआ वो तो विफल कर दिया। लेकिन आगे चल के जो अगले गुप्त शासक थे, परवर्ती गुप्त थे, उनके समय जब हूणों का आक्रमण हुआ तो वो नहीं रोक पाए और ऐसे में हूणों ने अपनी सत्ता जो है वो एक क्षेत्र में स्थापित कर ली थी। बच्चों जिस प्रकार से कुमारगुप्त ने
मयूर के चित्रांकन वाले सिक्के चलाए थे, उसी प्रकार से स्कंदगुप्त ने भी जो सिक्के चलाए वो नंदी के चित्रांकन वाले सिक्के चलाए। मतलब कि आप समझ रहे होंगे, वृषभ चित्रांकन वाले, बैल के चित्रांकन वाले सिक्के जो हैं वो किसके द्वारा चलाए गए? स्कंदगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब स्कंदगुप्त के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा जो मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं। मैंने बताया कि ह्वेनसांग ने यह कहा है कि शक्रादित्य नामक शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिया था। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये शक्रादित्य उपाधि जो थी वो कुमारगुप्त की थी, लेकिन कुछ कहते हैं कि भाई ये स्कंदगुप्त की थी, क्योंकि स्कंदगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय में एक संघाराम बनवाया था। संघाराम। तो ऐसे में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है शक्रादित्य किसकी उपाधि थी, तो पहले तो आप जो प्रेफरेंस देंगे वो आप कुमारगुप्त को देंगे। अगर वो नहीं मिलता है तब आप स्कंदगुप्त लगाएंगे। और ये पूछा जाए कि किसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, तो वो कुमारगुप्त ही था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में किसने संघाराम बनवाया था, तो वो किसने बनवाया था? स्कंदगुप्त ने। ये चीज जो है बच्चों आप ध्यान रखिएगा। स्कंदगुप्त के दो प्रमुख अभिलेख हैं। एक भीतरी स्तंभ लेख है जो मिलता है यूपी के गाजीपुर से, यूपी के गाजीपुर से मिला है, और दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख। ये आप जानते होंगे गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें स्कंदगुप्त के बाद की, तो स्कंदगुप्त के बाद में भी अनेक शासक हुए हैं जिन्हें परवर्ती शासक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद धीरे धीरे गुप्तों की सत्ता कमजोर होती चली गई। स्कंदगुप्त के बाद में जो शासक रहे उन्हें परवर्ती गुप्त कहते हैं, उन्हें परवर्ती गुप्त के नाम से जाना जाता है। और इन परवर्ती गुप्तों में अनेक शासक रहे, जैसे पुरुगुप्त, जैसे बुधगुप्त, बुधगुप्त, ये क्रम से ही लिख रहा हूं मैं, जैसे बुधगुप्त, जैसे नरसिंहगुप्त, इसे ही कहा जाता था वलादित्य, नरसिंहगुप्त, वलादित्य। इसके बाद भानुगुप्त, इसके बाद वैन्यगुप्त, इसके बाद कुमारगुप्त, फिर से कुमारगुप्त थर्ड, और लास्ट शासक था विष्णुगुप्त। देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये विष्णुगुप्त था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन जाता है भानुगुप्त के बारे में। देखिए क्या क्वेश्चन बनता है। मैंने कहा था कि हुणों का पहला आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय और नेतृत्व भी किया था खुसनवाज ने, लेकिन जब स्कंदगुप्त के बाद में ये गुप्त शासक आए तो हुणों का वो आक्रमणकारी जो प्रवृत्ति थी वो जारी रही, और ऐसे में हुण कंटिन्यू आक्रमण करते रहे। कहते हैं कि भानुगुप्त के समय भी कुछ ऐसे ही था। भानुगुप्त के समय ही हुणों से टकराव हुआ भानुगुप्त का, और ऐसे में भानुगुप्त का एक मित्र था और उस मित्र का नाम था गोपराज। गोपराज एक मित्र था भानुगुप्त का, और कहते हैं ये भानुगुप्त की तरफ से ही लड़ रहा था, और ये भानुगुप्त की तरफ से लड़ते हुए, हुणों से लड़ते हुए ये मारा गया। और जब गोपराज मारा गया तो ऐसे में जो गोपराज की पत्नी थी उस पत्नी ने आत्मदाह कर लिया, अर्थात अपने को आग लगा ली, एक तरीके से वो सती हो गई। तो कहा यह जाता है कि ये जो पूरे का पूरा विवरण है ये रियल में सती प्रथा का ही और विवरण है, और इसकी चर्चा मिलती है हमें एक अभिलेख से, और इस अभिलेख का नाम है बच्चों एरण अभिलेख है। एरण अभिलेख, ये एरण अभिलेख कहाँ पर है? एमपी में है। एरण अभिलेख इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है ये कि एरण अभिलेख किसका है, तो ये भानुगुप्त का है। ये किस विषय में जानकारी देता है? ये जानकारी देता है कि भानुगुप्त का मित्र गोपराज हुणों से लड़ते हुए मारा गया था, और ऐसे में उसकी पत्नी ने आत्मदाह कर लिया था, यानी सती हो गई थी। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है रियल में ये अभिलेख। ऐसा कोई अभी तक अभिलेख नहीं हुआ जिसमें ये चर्चा मिली हो, ये विवरण मिला हुआ हो कि भाई हाँ सती कोई होती है या सती कोई हुई होगी। पहले माना कि मौर्य काल में भी सती प्रथा के कुछ उल्लेख मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा प्रमाणिक उल्लेख कहीं नहीं मिलता जो गुप्त काल में मिलता है। इसलिए अगर आ जाए कि वास्तविक तौर पे सती प्रथा की शुरुआत किस काल में हुई, तब ऐसे में आंसर क्या होगा बच्चों? गुप्त काल ही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट अंतिम शासक था विष्णुगुप्त।
तो हम इंपोर्टेंट शासकों पे चर्चा कर चुके हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं बता चुका हूं मैं सबके बारे में। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और परवर्ती गुप्त शासकों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हमें बात करनी है बच्चों व्यवस्था के बारे में। गुप्त काल की जो व्यवस्था थी वहां से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको आप और देख लीजिए और उसके बाद ये गुप्त काल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे चर्चा करेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में और फिर धीरे धीरे मिडिल में हम प्रवेश कर ही जाएंगे। तो बच्चों अब हमें बात कर रही है गुप्त काल की व्यवस्था के बारे में। गुप्त काल की व्यवस्था, ठीक है। तो व्यवस्था में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे गुप्त काल के प्रशासन के बारे में। गुप्त काल का जो प्रशासन था, तो देखिएगा मौर्य काल की अपेक्षा तो गुप्त काल का जो प्रशासन था वो ज्यादा विकेंद्रीकृत था। होता क्या था कि सबसे प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई तो केंद्र थी, और ये केंद्र जो था वो अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। और इन प्रांतों को ही कहा जाता था भुक्ति। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भुक्ति गुप्त काल में क्या होते थे? प्रांत होते थे। प्रांत बटे हुए थे जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये जिले में बटे हुए थे। और जिले को कहा जाता था विषय, जिले को कहा जाता था विषय। जिला बटा हुआ था तहसील में, और तहसील को कहा जाता था बिथी, इसको कहते थे बिथी। तहसील बटी हुई थी अनेक पेठ में। पेठ होता था रियल में गांव का समूह, जो अनेक गांव के समूह को मिला करके एक पेठ बना दिया जाता था, ठीक है, गांव का समूह। और पेठ के नीचे होती थी सबसे छोटी इकाई गांव। तो ये कुछ सिस्टम था जैसे आज दिखाई देता है, गांव होता है, गांव से मिलकर के फिर इस तरीके से तहसील बन जाती है, फिर तहसील के बाद में जिला बन जाता है, जिले के बाद में फिर प्रांत बन जाता है, उसके बाद में फिर पूरे का पूरा राष्ट्र बन जाता है। तो ऐसे एक सिस्टम था। सबसे छोटी इकाई गाँव थी, उसके बाद पेठ थी जो रियल में गाँव का समूह होता था, फिर पेठों के समूह से मिलकर तहसील बनती थी जिसे बिथी कहते थे, और इसी प्रकार से फिर तहसीलों से मिलकर के जिले बनते थे जिन्हें विषय कहते थे, इनसे मिलकर प्रांत बनता था जिन्हें भुक्ति कहा जाता था, और फिर लास्ट में सर्वोच्च इकाई जो थी वो केंद्र थी। बच्चों केंद्र का तो प्रमुख आप जानते ही थे कौन होता था? राजा होता था। राजा शासक होता था, जिनके बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्या केवल अकेला राजा ही शासन करता था? बिल्कुल राजतंत्र के रूप में सभी शक्तियां, सभी निर्णय वही लेता था, ऐसा भी नहीं था। एक्चुअली राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, और इस मंत्री परिषद में अनेक मंत्री हुआ करते थे, और ये जो मंत्री होते थे इन्हें कहा जाता था अमात्य। तो इसका मतलब साफ है कि अमात्यों की सहायता से ही राजा शासन करता था। जितने शासक हुए उन्होंने अमात्यों की सहायता से ही शासन किया। कुछ प्रमुख थे जैसे कुमारामात्य। कुमारामात्य ये सर्वोच्च मंत्री होता था, मतलब पूरी मंत्री परिषद में जो सर्वोच्च पद था मंत्रियों में वो यही था, कुमारामात्य। इसी प्रकार से जैसे एक होता था महादंडनायक, तो एक्चुअली ये न्याय का प्रमुख था। न्याय का प्रमुख महादंडनायक हो गया। ऐसे ही महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत मतलब ही समझ गए होंगे, वो व्यक्ति इसके पास संपूर्ण बल हो, यानी सेना हो। तो ये सेना का सबसे प्रमुख था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सेना का प्रमुख अधिकारी। ऐसे ही दंडपाशिक, ये पुलिस का प्रमुख था। पुलिस व्यवस्था उस समय मौजूद थी, और पुलिस का जो प्रमुख होता था वो दंडपाशिक कहलाता था। तो ये सब वो अधिकारी हैं जो गुप्त काल में हमें दिखाई दिए, और इनकी सहायता से ही राजा शासन करता था। इसी प्रकार से ध्रुवाधिकरण भी इंपॉर्टेंट है। ध्रुवाधिकरण, एक्चुअली ध्रुवाधिकरण जो है ये था आपका कर का संग्रह करने वाला, कर का संग्रह करने वाला, संग्रह करने वाला, याद रखिएगा, कर का संग्रह करने वाला। इसी प्रकार से एक और मिलता है नाम संधि विग्राहिक। संधि विग्राहिक से ही मतलब समझ रहे होंगे, पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी को चलाने वाला, अर्थात एक तरीके से विदेश मंत्री के रूप में था ये। तो विदेश मंत्री मैं इसको कह सकता हूं, ये विदेश मंत्री की तरह था।
संधि विग्राहिक। तो इसी प्रकार से आपका बहुत सारे पद हुआ करते थे, ये अधिकारी हुआ करते थे और इन अधिकारियों की सहायता से ही राजा शासन किया करता था केंद्र में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि केंद्र में जो सैन्य व्यवस्था थी वो क्या थी, सेना का क्या सिस्टम था, तो मैंने बताया सेना के बारे में कि भाई सेना का जो प्रमुख हुआ करता था वो प्रमुख हुआ करता था महाबलाधिकृत, और ज्यादातर गुप्तों ने जो है वो ध्यान रखिएगा अश्व सेना पे ध्यान दिया है। मौर्यों ने तो ज्यादातर गज सेना पे ध्यान दिया था, हाथियों की सेना पर, लेकिन इन्होंने जो ज्यादातर ध्यान दिया वो दिया घोड़ सेना पर। और ध्यान रखिएगा अलग अलग सेना के अलग अलग प्रमुख थे। जैसे अश्व सेना का प्रमुख जो था वो था भट्टास्पति, ठीक है, और ऐसे ही गज सेना का प्रमुख था महापिलुपति, ठीक है। लेकिन इतना तो नहीं पूछेगा एग्जाम में कि भाई आ जाए भट्टास्पति किस सेना का प्रमुख था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो सेना को पूरी की पूरी व्यवस्था कराने वाला व्यक्ति था, अर्थात रसद वगैरह की जो सामान वगैरह पूरा कराता था, सुविधा कराता था, वो होता था रणभंडागारिक। अर्थात युद्ध के समय जो सामान वगैरह होता था उन सब की आपूर्ति कराने वाला जो अधिकारी था वो रणभंडागारिक था, ये ध्यान रखिएगा। अगर न्याय व्यवस्था के बारे में हम बात करें गुप्त काल के, तो मैंने बताया कि न्याय का सबसे बड़ा प्रमुख जो था, न्याय का जो प्रमुख अधिकारी था वो था महादंडनायक, ठीक है, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। और मैं आपसे बता दूं कि वास्तविकता में गुप्त काल में ही वास्तविकता में जो अपराधों का बंटवारा किया गया फौजदारी न्यायालय में और दीवानी न्यायालय में या दीवानी मामलों में, वो गुप्त काल में ही किया गया है। अर्थात जो भी कृत्य थे उन कृत्यों का अच्छे से फौजदारी मामलों में और दीवानी मामलों में जो बंटवारा किया गया वो किया गया है गुप्त काल में ही। लेकिन कुछ बातें बड़ी अनोखी थी, क्योंकि भेदभाव गुप्त काल में चरम स्थिति में आ चुका था। 12 महिर की वृद्ध संहिता से हमें पता चलता है कि न्याय व्यवस्था अलग अलग थी अलग अलग लोगों के लिए। ब्राह्मणों के लिए तुला परीक्षा होती थी, क्षत्रियों के लिए इसी प्रकार से अलग से परीक्षा होती थी, अग्नि परीक्षा होती थी, वैश्यों के लिए जल परीक्षा होती थी, और इस प्रकार शूद्रों के लिए विष परीक्षा होती थी। अगर कोई कृत्य कर दे तो उसको जो है वो शूद्र व्यक्ति को विष परीक्षा देनी पड़ती थी, यानी उसे विष पिलाया जाता था। उसने ऐसा कृत्य किया है तब तो वो मर जाएगा, और नहीं किया तो बच जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस तरीके से विष पिया हो और वो बच गया हो। तो एक तरीके का मैं कह सकता हूँ भेदभाव चरम स्थिति में था, जहाँ आवास जैसी चीजों को भी और न्याय जैसी चीजों को भी जाति के आधार पर बांट दिया गया था। आप सोचिए गुप्त काल में तो आवासीय संरचना को बांट दिया गया था कि शूद्र के घर में इतने कमरे होंगे या वैश्य के घर में इतने कमरे होंगे, तो इस तरीके से कि वे शूद्र के घर में एक ही कमरा होगा, ब्राह्मण के घर में कितने कमरे हो सकते हैं। तो ये सब डिवाइडेशन किया गया था गुप्त काल में, और इसलिए कहा जाता है कि भाई गुप्त काल में जातिवाद कहीं ना कहीं अपनी चरम स्थिति में था। समझ रहे हैं? तो बच्चों केंद्र की कुछ व्यवस्था तो ऐसी ही थी। देखिए प्रांतों की बात करें तो प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, लेकिन प्रांत का जो प्रमुख कहलाता था ये उपरिक कहलाता था। उपरिक, स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उपरिक कहलाता था। और मैं आपसे बता दूं कि ये उपरिक जो होते थे राजकुमार होते थे, अर्थात जो राजा के पुत्र होते थे वही प्रांतों में जाकर के वहां का शासन संभालते थे। तो उपरिक रियल में कौन होता था? आपका राजा का पुत्र। इसी प्रकार जिले को विषय कहा जाता था और विषय का प्रमुख होता था विषयपति। तो ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा, उपरिक प्रांत का प्रमुख होता था और विषयपति जिले का प्रमुख होता था। बच्चों नेक्स्ट हमें बात प्रशासन के बारे में हमने बात की। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में कि उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी, आर्थिक दशा की क्या स्थिति थी वहां पर। तो देखिए अर्थव्यवस्था में हम बात करते हैं तो एक तो हम बात करते हैं व्यापार के बारे में और एक बात हम करते हैं भाई कृषि व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो बच्चों अगर व्यापार के बारे में बात की जाए तो मैं आपसे बता दूं कि गुप्त काल में व्यापार तो होता था और व्यापार अच्छे खासे स्तर पे होता था। इस बात को थोड़ा सा मैं समझाने के लिए एक बार भारत का मैप बना ले रहा हूँ। देखिए उस समय दो प्रमुख बंदरगाह थे, एक तो बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह और एक गुजरात में भड़ोच बंदरगाह। ऐसे में जो हमारा ये पूर्वी एशिया वाला भाग है, पूर्वी एशिया में मतलब ये जावा सुमात्रा वाले जो देश हैं, तो यहाँ से बड़े पैमाने पर आयात किया जाता था, वस्तुओं को लाया जाता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर। यहाँ से सामान लाया जाता था यहाँ अर्थात भड़ोच बंदरगाह पर, और यहाँ से इन सब चीज़ों को कर दिया जाता था निर्यात।
मैं कह सकता हूं ऐसे में भारत बड़े पैमाने पर एक मीडिएटर बन गया था, जो इन देशों से सामान को आयात करके और फिर यूरोप के अनेक देशों में निर्यात करता था, और यहाँ पर भारत को बड़ा मुनाफा भी मिलता था। साथ ही साथ भारत में भी अनेक क्षेत्र, उज्जैन हो गया, कौशाम्बी हो गया, ये चरम स्थिति पर व्यापारिक केंद्र बन चुके थे। लेकिन गुप्त काल के अंतिम समय तक आते आते मैं आपसे बता दूं, व्यापार बिल्कुल ठप हो गया था। रोम जो व्यापार करता था वो भी खत्म हो गया था। देखिए, रोम को हम ज्यादातर व्यापार करते थे रेशम का, बड़े पैमाने पर हम उसे सिल्क का निर्यात करते थे, और कहते हैं कि इस समय तक शायद रोमन वासियों ने सिल्क बनाने की कला को सीख लिया था, इसलिए उन्होंने रोम वालों ने रेशम के आयात को बंद कर दिया, और हमारा धीरे धीरे जो निर्यात था वो खत्म होना शुरू हो गया। और मैं आपसे बता दूं, गुप्त काल के तो अंतिम समय में जो भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे वो छिछ करके सन्नाटा हो गए थे, अर्थात ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदल गए थे। तो ये एक बड़ी बात थी गुप्त काल में जो हमें देखने को मिली कि व्यापारिक केंद्र जो थे वो शुरुआती दौर में तो उभरे, लेकिन अंतिम समय में वो सब जितने भी व्यापारिक केंद्र थे वो ठप पड़ गए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदल गए थे। और क्यों बदले थे वो सब बात मैं आगे करूंगा आपसे, ठीक है। फिलहाल तो ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपसे बता दूं कि व्यापार दो तरीके का होता था, एक तो आंतरिक व्यापार भी होता था, ठीक है, और एक बाह्य व्यापार भी होता था। और आंतरिक व्यापार में ज्यादातर ये लोग प्रयोग किया करते थे कौड़ियों का। ये चर्चा की है फाइयान ने। आप जानते हैं फाइयान जो आया था भारत में वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था 399 AD में। तो उसने ये बताया कि आंतरिक व्यापार के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। बच्चों, अगर हम कृषि के बारे में बात करें तो मैं आपसे बता दूं कि गुप्त काल में अनेक प्रकार की भूमियों की चर्चा मिलती है। जैसे एग्जाम में हो सकता है कभी पूछ ले, तो मैं यहां लिख देता हूं, जैसे बांस। तो ये वो भूमि होती थी जहां पर घर बने हुए होते थे, मतलब आवास योग्य भूमि को वास कहा जाता था। आवास योग्य भूमि को जो है वो बास कहा जाता था। ऐसे ही अप्रहत जंगली भूमि को कहते थे। अप्रहत जो जंगली भूमि होती थी उसे अप्रहत कहते थे। अप्रदा जो भूमि विवादास्पद होती थी, जिसपे कोई विवाद होता था, उस भूमि को कहा जाता था अप्रदा। इसी प्रकार से और भी भूमि थी, जैसे आपका नदी मात्रव, ऐसी भूमि जिसे नदी से सींचा जाता था, नदियों का पानी ला करके सींचा जाता था, उस भूमि को नदी मात्रव कहते थे। देव मात्रव ऐसी भूमि जिसको वर्षा से सींचा जाता था, उसे कहा जाता था देव मात्रव। ऐसे ही नाम मिलता है उर्वरा, वो भूमि जो काफी ज्यादा उपजाऊ थी उसे उर्वरा कहा जाता था। ऐसे ही जो भूमि मरुस्थलीय होती थी उसे मरु कहा जाता था, मरु। तो ऐसे अनेक नाम हमें मिलते हैं। इन सब नामों से तो पता चल जाता है कि एक बड़ा महत्व था कृषि का। और मैं आपसे बता दूं, कृषि को ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया गुप्त शासकों के द्वारा, उसका भी एक बड़ा रीजन था। देखिए, गुप्त शासक ये चाहते थे कि बड़े पैमाने पर उत्पादन हो, और जब ज्यादा उत्पादन होगा तो इस स्थिति में उनको कर भी बड़े पैमाने पर मिलेगा। तो ज्यादा कर प्राप्त करने के लिए उन्होंने कृषि व्यवस्था को ज्यादा प्रोत्साहन दिया। और यही एक बड़ा कारण रहा कि कृषि को प्रोत्साहन देने से गांव तो आत्मनिर्भरता की स्थिति में आ गए, लेकिन जो व्यापारिक केंद्र थे वो धीरे धीरे क्षीण होते चले गए, और इसके चलते व्यापार का पतन हुआ, और व्यापारिक केंद्र भी समाप्त होकर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गए, और ज्यादातर लोग जो है वो आपका कृषि की ओर पलायित हो गए। तो बच्चों, मैं बात कर रहा था कृषि के बारे में। कृषि से जुड़े अनेक नाम हमें मिलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा मैं आपसे बता दूं कि ये जो गुप्त काल में जो अर्थव्यवस्था थी, तो गुप्तों की प्रमुख आय का साधन जो होते थे वो कर होते थे। और गुप्त काल में अनेक प्रकार के कर का हमें उल्लेख मिलता है। जैसे एक कर मिलता है, वो था भोग। एक्चुअली भोग जो था वो एक ऐसा कर था जिसमें उत्पादन करने वाले लोग दैनिक रूप से कुछ ना कुछ उपहार राजा तक पहुंचाते थे। जैसे कोई सब्जियां पैदा करता था तो वो सब्जी राजा के लिए पहुंचाता था, फूल पैदा करता फूल उपहार स्वरूप पहुंचाता था। तो ये इसे भोग नाम दिया गया था, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से एक होता था भाग। ये भाग जो होता था ये रियल में भू राजस्व था। और मैं आपसे बता दूं, भू राजस्व की दर गुप्त काल में लगभग 1/4 से 1/6 थी।
कुछ क्षेत्रों में 1/4 और कुछ क्षेत्रों में 1/6 थी जो भू राजस्व की दर थी। अर्थात उत्पादन का एक निश्चित भाग राजा तक पहुंचता था जो भाग कहलाता था, और इसको संग्रहित करने वाला व्यक्ति कहलाता था ध्रुवाधिकरण। एक्चुअली जो इसका प्रमुख था कर का संग्रह करने वाला वो था ध्रुवाधिकरण। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कर लिए जाते थे, जैसे भूतोपांत प्रत्यय, ये था आयात निर्यात कर, आयात निर्यात कर। ऐसे ही एक कर और होता था बिष्टी, ये एक एग्जाम में पूछा भी गया है। बिष्टी, बिष्टी कर वो होता था जिसमें आपसे कर तो नहीं लिया जाता था लेकिन श्रम करवाया जाता था और उसके बदले में कुछ दिया नहीं जाता था। मैं कह सकता हूं कि बिना पैसे के काम करवाना या बिना पैसे के श्रम करवाना, बिना पैसे के श्रम करवाना, ये भी तो एक प्रकार का कर ही हो गया। तो ये जो कर है ये कर था बिष्टी कहलाता था। तो अनेक प्रकार के करों का भी उल्लेख मिलता है हमें देखने का गुप्त काल में। बच्चों अगर सिक्कों के बारे में बात की जाए तो मैं आपसे बता दूं गुप्त काल में अनेक सिक्कों का प्रचलन किया गया, खास करके चांदी के, तांबे के, सोने के। मैं आपसे बता दूं अगर सोने के सिक्कों के बारे में बात की जाए तो गुप्त काल में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। लेकिन सबसे पहले अगर चांदी के सिक्कों के बारे में बात की जाए तब ऐसे में आपको आंसर लगाना है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बच्चों आपको मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को अंतिम रूप से पराजित किया था और शकों को अंतिम रूप से पराजित करने के उपलक्ष्य में ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया गया था। देखिएगा सबसे ज्यादा जो हमें सिक्के मिले हैं वो मिले हैं कुमारगुप्त के समय के। एक्चुअली कुमारगुप्त के समय के सिक्कों का हमें एक ढेर मिला है, एक सिक्कों का ढेर मिला है और ये जो सिक्कों का ढेर है ये मिला है राजस्थान के बयाना से, जिसे बयाना मुद्रा ढेर भी कहा जाता है या सिक्कों का ढेर कहा जाता है। बयाना भरतपुर क्षेत्र में है राजस्थान के, और यहाँ से जो मुद्रा प्राप्त हुई हैं वो लगभग 623 मुद्राएं हैं। 623 मुद्राओं का एक ढेर मिला है हमें बयाना से। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पूछा जा सकता है कि भाई गुप्त काल की सर्वाधिक मुद्राएं या ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान के भरतपुर से, बयाना क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, जिसे बयाना सिक्कों का ढेर भी कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। खैर बच्चों आगे अगर हम बात करें गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में तो मैं आपसे बता दूं कि गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था तो बड़ी जटिल थी। यानी इस समय जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। देखिए मैंने अभी आपसे क्या बताया, गुप्त काल में सबसे बड़ी बात देखने को ये मिलती है कि इस समय जाति के आधार पर आवास को बांट दिया गया था कि ब्राह्मण अपने घर में ज़्यादा कमरे बना सकते हैं, शूद्र अपने घर में कम कमरे बना सकते हैं, एक ही कमरा बना सकता है, ऐसा डिवाइडेशन कर दिया गया था जो कि गलत ही लगता है। दूसरा, न्याय व्यवस्था को भी बांट दिया। भाई कोई अगर कृत्य किसी ब्राह्मण ने कराया तो उसे तुला परीक्षा होगी उसके साथ, लेकिन कोई क्षत्रिय ने किया तो अग्नि परीक्षा, वैश्य ने किया है तो जल परीक्षा होगी, उसे जल में डाल दिया जाएगा, और अगर किसी शूद्र ने कराया तो उसके साथ विष परीक्षा होगी। तो ऐसा विभाजन हमें देखने के लिए मिलता है। मतलब मैं कह दूं कि शूद्र लोगों के साथ बड़ा गलत व्यवहार जो है वो गुप्त काल में देखने के लिए मिलता है। स्त्रियों के बारे में बात करें तो स्त्रियों को तो मैं बता चुका हूं पहले कि गुप्त काल का जो एरण अभिलेख है वो ये बताता है कि इस समय सती प्रथा प्रचलन में थी और सती प्रथा को बड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। राजशेखर की काव्य मीमांसा में सती प्रथा का बड़ा गलत विवरण किया गया है। मतलब ऐसे बताया गया है कि आप बच्चों सती प्रथा में कुछ ऐसे होता था कि जिस स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती थी तो क्या किया जाता था कि जो वो उसकी पत्नी होती थी तो एक तो उसकी पत्नी को हमेशा के लिए लाइफ टाइम उसे सफ़ेद वस्त्र धारण करने पड़ते थे। मतलब गुप्त काल में ही श्वेत वस्त्र विधवा के लिए कंपलसरी कर दिए थे। साथ साथ उस समय उस विधवा को कटोरे में भांग भर के पिलाई जाती थी जिससे उसे उस वियोग का पता ही ना चले। और जब अर्थी को ले जाया जाता था तो उसकी पत्नी वो कभी आगे पीछे धूल में गिरती हुई चलती थी, कभी हंसती थी, कभी रोती थी। और उसके बाद शमशान में ले जा करके उसके पति की चिता के ऊपर ही उसको स्त्री को बैठा दिया जाता था और बैठाने के बाद बहुत सारी धुनी डाली जाती थी जिससे कि बहुत ज़्यादा धुआं उठे। नगाड़े बजाए जाते थे और जब आग लगाई जाती थी तो ऐसे में वो स्त्री चिल्लाती थी लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी क्योंकि नगाड़े बजते थे।
वो दिखाई नहीं देती थी जलती हुई, ठीक है, बिलपती हुई दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि धुनी डाली जाती थी जिससे बहुत ज़्यादा धुआं हो। तो इस तरीके की एक प्रथा को इस काल में थोड़ी सी क्या ना प्रोत्साहन दिया गया गुप्त काल में। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक गलत प्रथा थी। तो मैं कह सकता हूँ कि महिलाओं के प्रति इस काल में वो सहानुभूति नहीं दिखाई देती जो देनी चाहिए थी, ठीक है। इसके अलावा अल्प या आयु विवाह होने लगा था, मतलब से ये बाल विवाह होने शुरू हो गए थे, पर्दा प्रथा जोर पकड़ने लगी थी, ये सब चीज़ें होने लगी थी। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ें भी हमें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम में अनुसुईया को इतिहास का ज्ञाता बताया गया है। इसका मतलब ये है कि भाई इस समय स्त्रियों को पढ़ने की भी स्वतंत्रता थी। अमर सिंह के अमरकोश में स्त्रियों के लिए उपाध्याय या आचार्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ये उनके लिए एक सम्मान को भी दर्शा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि स्त्रियों को वो स्वतंत्रता व सम्मान प्राप्त नहीं था जो आज से पहले था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा सामाजिक व्यवस्था के बारे में। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैंने बताया था नवरत्न का कॉन्सेप्ट, कि राजा के यहाँ पर नवरत्न होते थे, और ये नवरत्न जो थे ये किसके यहाँ थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ पर नवरत्न थे। तो इन नवरत्नों से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं लिख देता हूँ कौन कौन से नवरत्न थे। तो एक तो सबसे पहले कालिदास, वारामिहिर, छपन्नक, वर्रुचि, अमर सिंह, घटक पर, धन्वंतरी, बेताल भट्ट, शंकु। तो ये कुल मिला के 9 नाम है, ये नवरत्न थे। कालिदास तो आप जानते ही हैं कि कालिदास विद्वान थे, इनके द्वारा अनेक रचना की गई, नाटकों की रचना की गई, ठीक है। तो कालिदास के द्वारा जिन पुस्तकों की रचना की गई है, मैं अलग से कालिदास को पढ़ाऊंगा तो महावर में उनके बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें वारामिहिर के बारे में, तो ये खगोल और ज्योतिष के जानकार थे, खगोल और ज्योतिष, ठीक है। छपन्नक भी ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए थे। वर्रुचि व्याकरण से जुड़े हुए थे। अमर सिंह तो काव्य शैली के अच्छे जानकार थे, काव्य रचनाकार मैं कह सकता हूं। घटकपड़ ये कूटनीतिज्ञ थे। धन्वंतरी चिकित्सा के जानकार थे। बेताल भट्ट जादूगर था। शंकु शिल्प कला के जानकार थे, शिल्प कला। तो हालांकि ये चीजें पूछी तो नहीं जाएंगी भाई कौन किससे था, लेकिन फिर भी जो पूछा जा सकता है वो मैं बता दे रहा हूँ। ये नवरत्न थे, ठीक है। कालिदास ने तो अनेक नाटक और अनेक पुस्तकों की रचना की है, ठीक है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। इसी प्रकार से मालविका अग्निमित्र वगैरह। वारामिहिर जो थे वो खगोल और ज्योतिष के जानकार थे। छपन्नक भी ज्योतिष के जानकार थे। वर्रुचि व्याकरण के जानकार थे। अमर सिंह काव्य रचनाकार थे। घटकपण कूटनीतिज्ञ थे। धन्वंतरी चिकित्सा के जानकार। बेताल भट्ट जादूगर और शंकु शिल्प कला के जानकार थे, वास्तुकला के। तो ये लोग थे, ये अलग अलग चीज़ों के जानकार थे, तो इनको आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों अगली हम बात करते हैं गुप्त काल के पतन के बारे में, कि गुप्त काल का पतन क्यों हुआ। और एक बात और कि गुप्त काल क्या इतिहास का स्वर्ण काल है या नहीं है, ये चीज भी हम जान लेते हैं। तो पहली बात, पतन क्यों हुआ गुप्त काल का, तो इस चीज को समझिएगा। देखिए पतन का मेन रीजन क्या है, मैं आपसे बता दूं कि गुप्त काल में कुछ कमियां ये रहीं। जैसे सबसे पहली बात तो कि गुप्त काल की जो सेना होती थी, उस सेना में जो पद होते थे वो अनुवांशिक होते थे। मतलब अगर पिता नहीं है तो उसके बाद उसका बेटा आ जाएगा वहां पर।
तो ऐसे में जो अनुवांशिक प्रणाली अपना रखी थी पदों पर, तो इसमें गड़बड़ क्या थी कि इसमें योग्यता नज़रअंदाज हो जाती थी। तो धीरे धीरे मैं कह सकता हूं कि जो गुणवत्ता थी सेना की वो कमज़ोर होती हुई चली गई। तो एक पतन का रीजन जो है वो आपका ये भी रहा। दूसरा ये रहा कि जो वल समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त जैसे शासकों में था वो परवर्ती गुप्त शासकों में नहीं था। तो ये इसका कारण से क्या रहा कि परवर्ती गुप्तों के समय जब आक्रमण हुए, हुण वगैरह के आक्रमण, तो उनको ये लोग नहीं झेल पाए और जिसके चलते फिर से वो गुप्तों का पतन होता चला गया। और एक जो बड़ा रीज़न रहा, वो बड़ा रीज़न ये भी रहा पतन का जो था कि जैसे आप सोचिए कि समुद्रगुप्त ने अपने अभियान किए, तो समुद्रगुप्त के जो अभियान थे तो दक्षिणी अभियानों में उसने ग्रह मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी, यानी उनको जीता तो था लेकिन जीतने के बाद उनको छोड़ दिया था। तो ये जीत करके जो छोड़ने वाली प्रवृत्ति थी ये भी कहीं ना कहीं दूसरे शासकों को मजबूत होने का एक अवसर प्रदान कर रही थी। तो ये भी एक रीज़न हुआ कि जिसके कारण से धीरे धीरे कुछ और वंश जो थे वो मजबूत होते चले गए भारत में। और यही कारण रहा कि गुप्त काल के बाद में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंशों का उदय हो गया। फिर से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंशों का उदय हो गया। जैसे कन्नौज में एक अलग वंश सामने आ गया, जैसे थानेश्वर में वर्धन वंश सामने आ गया, यहाँ पर बल्लभी वाले क्षेत्र में मैत्रक वंश सामने आ गया, कन्नौज में मोखरी वंश सामने आ गया। तो ये नए छोटे छोटे वंशों का जो है वो उदय होना शुरू हो गया। और मेनली ये जो उदय हुआ ये सामंतों के द्वारा ही किया गया। एक्चुअली गुप्त काल में सामंत व्यवस्था बड़ी मजबूत थी। रीजन क्या था, गुप्तों ने ज़्यादातर बल जो है वो कृषि व्यवस्था पर दिया और जहाँ पर ये सामंत लोग वो सब भूराजस्व को इकट्ठा करके और केंद्र तक पहुँचाते थे और जिन सब का जो ध्यान रखता था वो ध्रुवाधिकरण रखता था। ये केंद्र का एक प्रमुख अधिकारी था। तो सामंतों को ज़्यादा बढ़ावा मिला और इन सामंतों के बढ़ने के कारण से अंतिम रूप से सामंतों ने ही अपने में कुछ शक्ति केंद्रित करके अलग अलग क्षेत्रों में अपने राज्य की नींव रख दी। तो ऐसे बहुत से कारण थे जो गुप्तों के पतन का कारण बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अगली बात है, क्या गुप्त काल एक स्वर्ण काल है इतिहास का? तो बच्चों कह भी सकते हैं भाई स्वर्ण काल है, क्योंकि पहला रीजन, बड़े पैमाने पर समुद्रगुप्त जैसे शासकों ने साम्राज्य की सीमाओं को बहुत दूर तक फैला दिया था। मतलब एक बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार हुआ जो अपने आप में बताया जाता है भाई यहाँ एक स्वर्ण काल है। अनेक प्रकार की कलाएं विकसित हुई, मंदिर सामने आए, दशावतार मंदिर जैसे मंदिर सामने आए, ठीक है। तो बहुत सारे और साथ ही साथ बहुत अभिलेख भी सामने आए। ये अपने आप में गुप्त काल में जो है वो चार चांद लगा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई स्वर्ण काल हम गुप्त काल को नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? भाई महिलाओं की इतनी बेकार स्थिति, ये कहीं से भी ये नहीं चिन्हित कर सकती कि गुप्त काल जो था वो एक स्वर्ण काल था। जाति प्रथा का इतना भयंकर रूप हमें दिखाई दिया। वो व्यापारिक केंद्र जो गुप्त काल के शुरुआती दौर में थे वो लास्ट में जाकर के छिचकर सन्नाटा हो गए, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदल गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये नकारात्मक चीज़ें जो हैं, ये मना करती हैं कि गुप्त काल जो है वो आपका एक स्वर्ण काल था, यानी वो स्वर्ण काल नहीं था। तो फिलहाल ऐसे किसी भी प्रश्न पर हम बिल्कुल एक धारी पर चलते हैं, ना इधर जाएं ना इधर जाएं। तो हम दोनों मत लेकर के चलेंगे कि गुप्त काल स्वर्ण काल था, लेकिन कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो उसे स्वर्ण काल के घेरे में नहीं रखती। तो बच्चों मैंने गुप्त काल कंप्लीट किया आपका, ठीक है। 2 वीडियो में गुप्त काल कंप्लीट हुआ है। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को आप शेयर करिएगा, ज़रूर करिएगा, और कमेंट में भी बताइएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। और मुझे लग रहा है घर पर आप लोग हैं तो ज़्यादा आपका पढ़ने वगैरह का मन नहीं कर रहा है, शायद इसलिए ही वीडियो पे व्यूज़ वगैरह कम आ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी नहीं है तब आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, ठीक है। देखिए आप अगर कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तभी हमें मज़ा आएगा और हम रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे, नहीं तो हमें भी एक निराशा पैदा हो जाती है और इसके चलते वीडियो में लेट या कोई ना कोई जो है वो देरी हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। बाय। Subscribe and share Nalanda Education. Education brings real empowerment. It is the most powerful tool to change the world. Education is power. Education is light of life. Study with Nalanda Education.